मेरी पत्नी गर्भवती थी और मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर बैठा था। मैं जानता था कि वह बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि मैं पिता नहीं बन सकता था, लेकिन अपनी कमी छिपाने के लिए मैं चुप रहा। जब मेरी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया तो ये जानने के लिए कि यह किसका बच्चा है, मैंने बच्चे का डीएनए करवाया। लेकिन मुझ पर आसमान टूट पड़ा और मुझे अपनी पत्नी से नफरत होने लगी, क्योंकि वह बच्चा तो मेरा नाम आर्य शर्मा था और मेरी जिंदगी की कहानी किस्मत के एक बेरहम खेल का लंबा और दर्दनाक हिस्सा थी। मैं एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। मेरी पढ़ाई बस मैट्रिक तक थी, जो मैंने बड़ी मुश्किल से पूरी की थी। इसके बाद की पढ़ाई मेरे लिए एक सपना बनकर रह गई, एक ऐसा सपना जिसे मेरी गरीबी ने कभी पूरा होने नहीं दिया। उस पढ़ाई के हिसाब से जो नौकरी मुझे मिली, मैंने उसे ही अपना नसीब मानकर कबूल कर लिया था। मैंने खुद को समझा लिया था कि शायद यही मेरी मंजिल है, लेकिन अंदर ही अंदर एक ख्वाहिश की चिंगारी सुलग रही थी, एक ऐसी ख्वाहिश जो मुझे इस गरीबी से निकालने के लिए प्रेरित करती थी। मैं खानदानी तौर पर गरीब नहीं था, बल्कि मेरी इस हालत के पीछे मेरे पिता का बहुत बड़ा हाथ था। यह सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ, एक धोखा जो उनकी जिंदगी और मेरा भविष्य दोनों निगल गया। मेरी जिंदगी मेरे भाई बहनों से बिल्कुल अलग थी। मेरा बड़ा भाई रोहन, जो मुझसे 5 साल बड़ा था, यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा था। उसकी हर ख्वाहिश, हर सपना पूरा किया जाता। वह नए नए ब्रांड के कपड़े पहनता, महंगे मोबाइल फोन उसके हाथ में रहते और उसके पास अपनी स्पोर्ट्स कार भी थी। मेरी बड़ी बहन प्रिया, जो मुझसे 3 साल बड़ी थी, वह भी एक मशहूर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। वह भी रोहन की तरह महंगी चीजों की शौकीन थी। इन दोनों के पास बैंक बैलेंस था। वह अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते नजर आते थे। अपनी स्पोर्ट्स कारों में बैठकर वह गुरूर से गर्दन अकड़ाए फिरते थे। वह मुझे देखते थे तो एक नफरत भरी मुस्कान उनके होठों पर आ जाती थी, जैसे मैं उनकी खुशियों में कोई कमी हूं। और एक मैं था जिसके पास एक सेकंड हैंड बाइक भी नहीं थी। मैं पैसे बचाने के लिए घर से दफ्तर तक पैदल जाता था। यह लंबा रास्ता मेरे कदमों के साथ साथ मेरी इज्जत को भी कुचलता था। आर्य की जद्दोजहद और अपमान। हमारा घर एक बहुत बड़ा महल जैसा था, इतना बड़ा कि इसमें 10-15 परिवार आराम से रह सकते थे, लेकिन उसमें मेरी कोई जगह नहीं थी। मैं उस आलीशान घर के बाहर नौकरों के क्वार्टर में रहता था। नौकरी से वापस आने के बाद सैकड़ों काम होते थे जो शादियां आंटी ने मेरे लिए छोड़े होते थे। इन कामों में बर्तन धोना, गाड़ी साफ करना और बगीचे की देखभाल शामिल थी। थका हारा मैं इन कामों में जुट जाता था। इन कामों के बदले में मुझे 2 वक्त का खाना और रोहन भाई के पुराने कपड़े मिलते थे। मेरी तनख्वाह 10,000 रुपये थी और मेरी कोशिश रहती थी कि इन 10,000 में से 9,000 हर महीने बचा लूं। मैं सारी जिंदगी अपने भाई बहनों और शादियां आंटी की गुलामी नहीं कर सकता था। मेरा भी दिल करता था कि मेरा एक छोटा सा ही सही, लेकिन अपना घर हो, जहां कोई मुझे नौकर न कहे और न हर वक्त मेरी बेइज्जती करे। इस सपने को पूरा करने के लिए मैं पैसे जमा कर रहा था, लेकिन इस सपने को पूरा होने में सालों लगने थे। मेरे क्वार्टर के सामने जो कई एकड़ में फैली हवेली थी, उसमें मेरा भी हिस्सा था, लेकिन इस हिस्से को कोई भी मानने और मुझे देने को तैयार नहीं था। और अगर मैं अपना हिस्सा मांगता तो जान जाने का खतरा था। जब मैंने 18 साल की उम्र में कदम रखा तो मेरे अंदर के जवान खून में जोश आया। मैंने सोचा, घर और कारोबार में मेरा उतना ही हक है जितना रोहन और प्रिया का है, और मुझे यह हक लेना चाहिए। लेकिन जब मैंने अपने हिस्से की बात शादियां आंटी से की तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांटा। मैं अपनी बात पर अड़ा रहा और उन्हें जिद में कह गया कि अगर वह मेरा हिस्सा नहीं देंगी तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और अदालत जाऊंगा। उसी शाम पुलिस ने मुझे सड़क से उठा लिया। सारी रात पुलिस के टॉर्चर से मैं मौत के करीब चला गया था। मेरे शरीर पर हर जगह छोटे और नीले निशान पड़ चुके थे, क्योंकि मैंने शादिया गुप्ता को धमकी दी थी, जो शहर की जानी मानी बिजनेसमैन और सोशल वर्कर थी, जिसकी जेब से पुलिस वालों की जेबें भरती रहती थीं। वह कैसे उसके इशारे पर ना नाचते। अगले दिन मुझे छोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक कदम भी चल पाता। शादिया ने एक एहसान किया कि उस दिन करण काका, जो हमारे घर के पुराने नौकर थे, को पुलिस स्टेशन भेज दिया। मैं तो बेहोश हो गया था, तो करण काका ही मुझे उठाकर घर लाए और उनकी पत्नी कृष्णा भाभी ने मेरी मरहम पट्टी की। मेरा अंग अंग दुख रहा था। उसी दिन शाम को शादियां आंटी एक घमंड भरी मुस्कान के साथ मेरे क्वार्टर में आईं और मेरी हालत देखकर हंसने लगीं। कहने लगीं, लड़के, तुम मुझे धमकी दे रहे थे, और वह भी उस पुलिस और अदालत की जिसे मैं अपनी जेब में लिए घूमती हूँ। कुछ सिक्कों में बिक जाने वालों से मुझे डरा रहे थे। कहो, अब कैसा लग रहा है? दिमाग से जवानी का जंग लगा जोश उतरा कि नहीं? अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि तुम्हारी एक ढेले की भी औकात नहीं और तुम चले हो शादिया गुप्ता की जायदाद से हिस्सा मांगने। आइंदा हिस्से के बारे में बात करने से पहले भी 100 बार सोचोगे, बल्कि अब तो तुम जायदाद में हिस्से के बारे में सोचते हुए भी डरोगे। तुम शादिया गुप्ता के यहाँ एक नौकर हो और मेरा एहसान मानो कि तुम्हें रहने को छत दे दी है। आइंदा अपनी औकात में रहना, वरना सिर से छत और शरीर से रूह दोनों छीनने में मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे।
वह जैसे घमंड भरी चाल चलते हुए आई थी वैसे ही वापस चली गई। उस दिन के बाद मैं वाकई बहुत डर गया था। मुझे मौत से डर लगने लगा और मैं जान गया कि शादिया आंटी से पंगा लेकर मुझे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। उसी दिन मैं 18 साल का डरा हुआ लड़का अपनी जायज जायदाद से पीछे हट गया, क्योंकि मुझे अपनी जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं लगा और शादिया आंटी का कोई भरोसा नहीं था कि वह कब मुझे मार डालें। पुलिस वालों ने मेरी टांगों पर इतना मारा था कि कई दिन तक मैं सही से चल नहीं पाता था। करण काका मुझे सहारा देकर चलने में मदद करते और रोज शाम को लॉन में वॉक करवाते ताकि मैं ठीक हो जाऊं। एक दिन जब मैं करण काका का सहारा लेकर लॉन में वॉक कर रहा था तो रोहन भाई की गाड़ी शोर मचाती हुई घर में दाखिल हुई। वह गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगे, लेकिन मुझे देखकर रुक गए और मेरा सिर से पैर तक जायजा लेते हुए हंसने लगे। फिर बोले, जब इंसान औकात से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे औकात में लाने के लिए यह सब करना पड़ता है ताकि अक्ल ठिकाने आ सके। कहो, अब तुम्हारी अक्ल तो ठिकाने आ गई होगी, अगर नहीं आई तो मैं ले आऊंगा। यह कहकर वह जोर से हंसे। यह बेइज्जती हर रोज इस घर में मेरी किस्मत थी, क्योंकि मैं अनाथ था। न मेरा बाप था और न मेरी माँ, और अनाथ की जिंदगी ऐसी ही होती है। माँ की मौत एक भयानक राज। शादिया आंटी मेरे पिता की सेक्रेटरी हुआ करती थीं और फिर उनकी पत्नी बन गई। मेरे माता पिता ने प्रेम विवाह किया था और फिर मैं पैदा हुआ। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे और हमारी जिंदगी बिल्कुल किसी सपने जैसी थी। हमारा बड़ा सा घर, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने वाले पिता और मुझ पर जान छिड़कने वाली माँ। मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी जो पूरी न हुई हो। हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर अचानक हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया। बल्कि तूफान नहीं, कयामत टूटी थी हम पर और हमें तबाह बर्बाद कर गई। कुछ ऐसा हुआ कि हमारी जिंदगियां अचानक बदल गईं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किस्मत इतना बड़ा खेल खेल सकती है, खासकर मेरे साथ, जिसने अभी दुनिया को ठीक से समझा भी नहीं था, और मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली थी? और पिता कहते थे, यह सजाएं नहीं होती, यह इम्तिहान होते हैं। मैं अक्सर सोचता कि एक 10 साल के बच्चे पर ऐसा कौन सा इम्तिहान कि उसकी जन्नत ही उससे छीन ली जाए। उस वक्त मैं 10 साल का था। एक दिन की बात है, मेरी माँ और पिता की शादी की 12वीं सालगिरह थी और उसका इंतजाम घर पर ही किया गया था। हमारा घर किसी महल से कम नहीं था और इस प्रोग्राम का इंतजाम किसी शाही इंतजाम से कम नहीं था। शहर भर के लोग प्रोग्राम में आए थे। हम सब बहुत खुश थे। तालियों और ठहाकों के बीच केक काटा गया। माँ और पिता ने सबसे मुबारकबाद ली और फिर खाने का दौर चला। माँ ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। वह बार बार मुझे अपने साथ लगा रही थी और चूम रही थी। शायद जो कुछ होने वाला था उनकी छठी इंद्री पहले ही महसूस कर चुकी थी। प्रोग्राम में हल्की हल्की म्यूजिक और फुसफुसाहट जारी थी। मेरी माँ दमे की मरीज थी और लोगों की भीड़ में उनका दम घुटने लगता था। वह प्रोग्राम छोड़कर छत पर चली गईं और अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि एक जोरदार चीख के साथ कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज आई। सब उस आवाज की तरफ भागे और सामने का मंजर देखकर सबकी चीखें निकल गईं। मेरा छोटा सा दिल कांप उठा था। पिता लड़खड़ाते कदमों से उस तरफ भागे जहां मेरी माँ खून में लथपथ पड़ी थी। कुछ देर पहले जो चीख सुनाई दी थी वह मेरी माँ की थी और वह जो आवाज आई थी वह उनके गिरने की थी। माँ छत से गिर गई थी और हमारे घर की छत बहुत ऊंची थी। उससे गिरकर बचने की उम्मीद नहीं थी। मैं 10 साल का आर्य अपनी माँ को यूं खून में डूबा देखकर सदमे में चला गया था। तब मेरे पिता की सेक्रेटरी शादिया आंटी ने मुझे गले लगाया और कमरे में ले गईं। मुझे तसल्ली दी और प्यार भरी लोरी सुनाकर सुला दिया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। मैं कमरे से बाहर आया तो देखा मेरी माँ सफेद कपड़ों में सोई हुई थी। पिता उनके सिरहाने बैठे रोए जा रहे थे। पिता की हालत रो रो कर खराब हो चुकी थी और अपनी माँ को यूं देखकर मैं जान चुका था कि वह हमेशा के लिए जा चुकी हैं। आज के बाद मैं अपनी माँ को कभी नहीं देख पाऊंगा। शादिया का घर में आना और पिता की मौत, आई मेरी माँ को दफना दिया गया था। काफी दिन तक पिता होशो हवास में नहीं थे। इस दौरान शादिया आंटी एक साए की तरह मेरे साथ रहीं। अगर वह मेरा ख्याल न रखती तो मैं गहरे सदमे में चला जाता। वह सब कुछ भूलकर बस मेरे लिए हमारे घर में रुकी हुई थीं। मेरे खाने पीने सोने सबकी फिक्र उन्हें होती थी और साथ ही वह कारोबार के मामले भी देख रही थीं, क्योंकि पिता इस पोजीशन में नहीं थे। उन दिनों वह अकेली सारे मामले संभाल रही थीं और उनके माथे पर मैंने एक शिकन तक नहीं देखी थी। उनकी कोशिशों से पिता भी आखिरकार सदमे से निकल आए। वह शादिया आंटी के शुक्रगुजार थे जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में उनका इतना साथ दिया और मुझे संभाला। मैंने भी पिता से कह दिया था कि अगर माँ के बाद शादिया आंटी न होती तो मैं भी माँ के पास अब तक जा चुका होता। पिता मेरी बात सुनकर तड़प गए और मुझे सीने से लगा लिया। वह शादिया आंटी का जितना भी शुक्रिया अदा करते कम था। मैं तो हर वक्त शादिया आंटी करने लगा।
मुझे 24 घंटों में उनकी जरूरत रहने लगी थी। वह हर वक्त मेरे पास तो नहीं हो सकती थीं, लेकिन मैं उनका आदी हो गया था। वह माँ के बाद मुझे माँ ही लगती थीं। वह मेरे स्कूल टीचर से मेरा रिपोर्ट कार्ड लेने आती, मेरे लिए अपने हाथों से मजे मजे के खाने बनाकर भेजती और गिफ्ट भी भेजा करती थीं। माँ को मरे हुए 1 साल हो चुका था और इस तरह शादिया आंटी से मुझे माँ का प्यार मिला था। तभी पिता के एक दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि वह शादिया आंटी से शादी कर लें, क्योंकि मुझे एक माँ की बहुत जरूरत है और मेरे लिए शादिया आंटी से अच्छी माँ कोई नहीं हो सकती थी। पिता ने मुझसे पूछा तो मैंने खुशी जाहिर करते हुए फौरन शादिया आंटी से शादी करने को कहा। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी कि शादिया आंटी हर वक्त मेरे पास रहती और मुझे प्यार करती। लेकिन एक मसला था, जैसे मैं अपने पिता का बेटा था तो शादिया आंटी के भी 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा रोहन जो 16 साल का था और बेटी प्रिया 14 साल की थी। शादिया आंटी तलाकशुदा थीं और नौकरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थीं। तलाक के बाद उनके माता पिता ने उन्हें अपने घर रखने से मना कर दिया था, क्योंकि इस तरह उनकी दूसरी बेटियों की जिंदगियों पर असर पड़ता था। शादिया आंटी का तलाकशुदा होना और 2 बच्चों की मां होना कोई बड़ी बात नहीं थी। थोड़ी सोच विचार के बाद पिता मान गए और शादिया आंटी से बात की। उन्होंने पहले तो मना किया, लेकिन फिर मेरे बहुत जोर देने पर वह मान गईं। और फिर एक दिन वह पिता की पत्नी और मेरी माँ बनकर हमारे घर आ गईं। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे सिर्फ एक माँ ही नहीं बल्कि 2 भाई बहन भी मिल गए थे। शादिया आंटी के आने से जैसे घर में रौनक आ गई थी। शुरू शुरू में रोहन और प्रिया खामोश और शांत रहे, लेकिन फिर वह भी घुल मिल गए। शादिया आंटी मुझसे बहुत प्यार करती थीं और पिता भी रोहन और प्रिया का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते थे। हमारा घर एक बार फिर जन्नत का गहवारा बन चुका था, लेकिन शायद हमें खुशियां रास नहीं आती थीं। हमारी जिंदगी में एक बार फिर से बदकिस्मती आ गई। मेरी जिंदगी एक बार फिर से उसी स्टेज पर आ खड़ी हुई थी जब माँ चली गई थी। उस कयामत के बाद लगता था कि अब कोई कयामत हमें हिला भी नहीं सकती, लेकिन इस बार जो कयामत टूटी थी उसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। जिंदगी अच्छी भली गुजर रही थी। शादिया आंटी और पिता की शादी को 4 साल हो चुके थे। इन 4 सालों में न मुझे शादिया आंटी से कोई शिकायत थी और न ही पिता को। वह एक अच्छी माँ, अच्छी पत्नी और बेहतरीन बिजनेसमैन थी। उनके दिल में प्यार ही प्यार था और सबसे ज्यादा प्यार तो मेरे लिए था। मैं उनका लाडला बेटा था। लेकिन फिर एकदम सब कुछ बदल गया जब अचानक पिता की तबीयत खराब होने लगी। और एक दिन पिता की तबीयत में मामूली सी तब्दीली आई और फिर अचानक उनका इंतकाल हो गया। माँ की मौत की तरह पिता की मौत भी बहुत अचानक थी। पिता की मौत ने 7 आसमान मुझ पर तोड़ डाले थे। मुझे पिता की कही बात याद आई कि कुछ दर्द इम्तिहान होते हैं। तो क्या इम्तिहान के लिए सिर्फ मैं ही चुना गया था? पहले माँ को छीन लिया गया और अब पिता को भी मुझसे दूर कर दिया गया। मैं माँ की मौत के बाद उस दिन फिर से रोया और बहुत रोया। लेकिन हैरानी की बात यह कि आज मेरे पास मुझे संभालने वाला और मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। भयानक खुलासा। शादिया आंटी का दुख भी मैं समझता था। उन्होंने भी मेरी तरह दूसरी बार किसी अपने की जुदाई बर्दाश्त की थी। जब माँ मरी थी तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन अब मैं थोड़ा बड़ा और समझदार हो चुका था। कुछ दिन बाद मैं खुद ही संभल गया और अपने कमरे से निकलकर शादिया आंटी के कमरे की तरफ गया। मैं कुछ वक्त उनके साथ बिताना चाहता था। उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। जब मैं उनके कमरे के पास पहुंचा तो अंदर से आती आवाजें सुनकर रुक गया। और फिर जो कुछ मैंने सुना और देखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका था, न मुझे और न पिता को पता चल सका था। शादिया आंटी के कमरे में सोफे पर टांग रखे बैठे आदमी को मैं पहचान चुका था। उसकी तस्वीर कई बार मैंने प्रिया के पास देख रखी थी। अंदर बैठा वह आदमी प्रिया और रोहन का बाप और शादिया आंटी का पुराना पति था, जिसने उन्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया था। शादिया आंटी के कहने के मुताबिक वह उन पर बहुत जुल्म भी करता था, लेकिन वह जैसे उनके साथ बातें कर रही थी तो उससे वह दोनों प्रेमी और प्रेमिका लग रहे थे। और तभी बहुत बड़े बड़े राजों का खुलासा हुआ। पहला बड़ा और बहुत ही भयानक राज मेरी माँ की मौत थी। मेरी माँ हादसे से नहीं मरी थी, बल्कि यह सब कुछ शादिया आंटी का पहले से बनाया हुआ प्लान था। उन्होंने मेरी माँ को छत से धक्का देकर फेंका था और फिर अपनी जुबान में मिठास घोलकर उनकी जगह ले ली थी और मेरा और मेरे पिता का भरोसा जीत लिया था। और दूसरा भयानक राज मेरे पिता की मौत थी, और वह मौत भी हादसा नहीं बल्कि कत्ल था। शादिया आंटी मेरे पिता को धीरे धीरे जहर दे रही थीं, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और फिर पिता मर गए और शादिया आंटी ने सारी दौलत हड़प ली जिसके लिए वह आई थी। और फिर कुछ दिन बाद ही उन्होंने अपने बच्चों के बाप और पुराने पति से दोबारा शादी कर ली और मुझे मेरे आलीशान घर से निकालकर नौकरों के क्वार्टर में फेंक दिया,
क्योंकि वह उससे ज्यादा मेरी लाश नहीं उठा सकती थी। जिस मकसद के लिए वह मेरे साथ प्यार का ढोंग कर रही थी वह पूरा हो चुका था, और अब वह मेरे पिता की मेहनत से बनाई गई जायदाद की वारिस बन चुकी थी, जिस पर वह अपने बच्चों और पति के साथ राज कर रही थी। और एक मैं, जिसका वह सब कुछ था, नौकरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। और राजाओं महाराजाओं में पला आर्य शर्मा एक गार्ड की नौकरी कर रहा है, और जो नौकर थे वह अय्याशी की जिंदगी जी रहे थे। दिलकश का आना और एक नया धोखा। इन्हीं दिनों करण काका और कृष्णा भाभी बहुत परेशान रहने लगे। पूछने पर पता चला कि उन्हें काम की वजह से यहाँ रहना पड़ता है, और पीछे उनकी बेटी को मोहल्ले के आवारा लड़के तंग करते हैं। मैंने करण काका से कहा कि वह अपनी बेटी को यहाँ ले आएं, लेकिन वह शादिया आंटी के डर से उन्हें नहीं ला सकते थे। फिर करण काका ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं। वह मेरे साथ इस नौकरों के क्वार्टर में भी खुश रह लेगी और उनकी नज़रों के सामने भी रहेगी। मैं अपना घर बनाकर ही शादी करना चाहता था, लेकिन फिर मैं मान गया और शादिया आंटी से बात की तो उन्होंने बेफिक्री जाहिर की। उन्हें मुझसे वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, चाहे मैं जो भी करता। और फिर एक दिन सादगी से मेरा और करण काका की बेटी दिलकश का निकाह हो गया। दिलकश अपने नाम की तरह ही बहुत दिलकश और खूबसूरत थी। मैं तो उसे देखते ही दिल हार चुका था, और फिर वह मेरी पत्नी बन गई थी तो मुझे अपनी किस्मत पर फक्र हो रहा था। वह बहुत मासूम और भोली भाली थी। वह मेरी 10,000 तनख्वाह में भी खुश थी, और अब घर के मेरे हिस्से के काम वह कर दिया करती थी। दिलकश के मेरी जिंदगी में आने से मेरी जिंदगी एकदम सुकून और खुशगवार हो गई थी। मुझे दिलकश से प्यार क्या हुआ कि हर शख्स के लिए मेरे दिल में मौजूद नफरत खत्म होती चली गई। अब मेरी कोशिश थी कि मैं जल्द से जल्द अपना घर लेकर दिलकश को लेकर चला जाऊं और अपनी खुशियों भरी दुनिया बसाऊं। लेकिन मुझे सच में ही खुशियां रास नहीं आती थीं। मेरी जिंदगी में खुशियों का ठहराव बहुत कम था, और कयामतें बेशुमार थीं जो थोड़ा ठहराव लेकर मेरी जिंदगी पर टूट पड़ती थीं। और इस बार तो मेरी इज्जत और मेरी मर्दानगी बुरी तरह से कुचल दी गई थी। हुआ कुछ यूं कि मेरी और दिलकश की शादी को 7 महीने ही हुए थे कि दिलकश गर्भवती हो गई, और मेरी जिंदगी में तो जैसे खुशियां दौड़ गईं। मैंने बच्चों में मिठाई बांटी, और दिलकश का तो मैं बहुत ख्याल रखने लगा था। बिल्कुल हाथ का छाला बनाकर रख दिया था उसे, और इंतजार कर रहा था कि कब 9 महीने का मुश्किल दौर कटे और मेरी बाहों में मेरी औलाद हो। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। मेरे अंदर से सारी खुशी तब खत्म हुई जब एक दिन अलमारी में से कुछ निकालते हुए मेरे हाथ में बरसों पुरानी व मेडिकल रिपोर्ट्स और दवाइयों के खाली पैकेट आ गए। जब पुलिस वालों ने मुझे मारा था, जब मैंने रिपोर्ट्स पर यूं ही नजर डाली तो उनमें एक रिपोर्ट देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने आंखें मल कर कई बार उस रिपोर्ट को देखा और भगवान से दुआ की कि यह बस मेरी नजर का धोखा हो। मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो सब कुछ सच साबित हुआ। मैं बाप नहीं बन सकता था, और यह नुकसान पुलिस वालों के बहुत ज्यादा टॉर्चर के वक्त हुआ था, जिससे मैं बेखबर था। और काश बेखबर ही रहता, क्योंकि इस जानकारी ने मुझे मुसीबत में डाल दिया था। अगर मैं बाप बनने की काबिलियत नहीं रखता था तो कैसे मेरी पत्नी दिलकश गर्भवती थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं दिलकश से बात करता तो सबको मेरी यह कमी पता चल जाती, और एक मर्द के लिए यह बात बड़ी शर्मिंदगी की होती है। दिल पर पत्थर रखकर मैंने कुछ महीने यूं ही गुजारे, और फिर बच्चा पैदा हो गया। वह बेटी थी जिसे देखकर दिलकश बहुत खुश हुई थी। उसने बच्ची को मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन मैं वहां से गुस्से में निकल आया, और फिर मैंने बच्ची का डीएनए करवाने का सोचा और करवा भी दिया। लेकिन डीएनए की रिपोर्ट देखकर मुझे दिलकश के खूबसूरत चेहरे से बहुत नफरत हुई, क्योंकि वह बच्चा उस शख्स का था जिसको लेकर पिछले कुछ दिन से मुझे शक हो रहा था। मैंने दिमाग ठंडा रखकर पिछले कुछ दिनों के मामले की तहकीकात शुरू कर दी, और तब मुझे पता चला कि दिलकश तो कभी घर से बाहर नहीं निकलती। और तब मेरा पहला शक घर के भेदी की तरफ गया, और मेरा शक सही था। वह बच्चा रोहन का था। दिलकश ने रोहन के साथ मिलकर मेरी पीठ में छुरा घोंपा था। मैंने दिलकश का भयानक चेहरा देख लिया था, और अब उसके माँ बाप को भी दिखाना चाहता था। लेकिन इससे पहले दिलकश से बात करने के बाद मुझ पर गम और गुस्से की कैफियत छा गई। मैंने दिलकश को सच बताया कि मैं बाप नहीं बन सकता, और तब दिलकश ने रोते हुए मुझे सारी बात बताई कि वह मेरी जगह काम करने एक दिन शाम को कोठी के अंदर गई तो शादिया आंटी और प्रिया घर पर नहीं थीं, सिर्फ रोहन भाई थे। तो उसने मौके का फायदा उठाते हुए दिलकश को अपने कमरे में बंद कर दिया, और फिर अपनी जरूरत पूरी की और साथ धमकी भी दी थी। वह बहुत रो रही थी और मुझसे माफी मांग रही थी,
इंसाफ की जंग और शानदार जीत। और मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था। मैं उन कमीनों माँ और बच्चों के खिलाफ कुछ करना चाहता था, मगर कैसे? और तभी मुझे एक एनजीओ का पता चला जो औरतों को इंसाफ दिलवाती है। फिर मैंने उस एनजीओ से राब्ता किया और उन्हें सारी सिचुएशन बता दी। एनजीओ की मालकिन एक दरमियानी उम्र की महिला थी जिन्होंने हमारा साथ देने का वादा किया और फिर रोहन पर यौन शोषण का केस कर दिया। और मीडिया के जरिए बात इतनी फैलाई कि पुलिस को रोहन को गिरफ्तार करना पड़ा। शादिया आंटी ने मुझे धमकाया, लेकिन अगर मैं अब डर जाता तो रोहन को बार बार मेरी पत्नी की इज्जत को बर्बाद करने का मौका मिल जाता। वैसे भी केस मीडिया ने इतना हाईलाइट कर दिया था कि अब शादिया आंटी हमें नुकसान पहुंचाना भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। हमारा केस मजबूत था और तभी साथ में मैंने अपने माँ और बाप के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया, जिसके एक गवाह करण काका खुद थे। उन्होंने शादिया आंटी को मेरी माँ को छत से धक्का देते हुए देखा था, लेकिन फिर शादिया आंटी के डराने पर कुछ न बोले। और दूसरा गवाह वह डॉक्टर था जिसके जरिए शादिया आंटी मेरे पिता को धीरे धीरे जहर देती थीं। वह डॉक्टर वादा माफ गवाह बन गया और उसने शादिया आंटी और उनके पति दोनों के खिलाफ गवाही दी, जिनके कहने पर उसने यह सब कुछ किया था। हमारा पासा एकदम से ही पलटकर काफी भारी हो चुका था और इसमें बड़ा हाथ मीडिया का था। वह पुलिस वाले जो शादिया आंटी के पालतू कुत्ते थे, मीडिया से घबराकर उन्होंने कोर्ट के हुक्म पर शादिया आंटी और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया और फिर कुछ ही पेशियों में फैसला हो गया। शादिया आंटी को मेरी माँ और पिता के कत्ल और अपने पति के साथ मिलकर धोखाधड़ी करने के जुर्म में उम्र कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई और जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 10 साल की कैद सुनाई गई। रोहन को दिलकश के साथ ज्यादती करने और उसे जान से मार डालने की धमकी देने के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी गई। शादिया आंटी की बेटी प्रिया ने इतनी बेइज्जती से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। जालिम अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। जुल्म की रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, इंसाफ का उजाला जरूर होता है और मेरी जिंदगी में भी वह उजाला आ गया था। मुझे मेरा वह सब कुछ वापस मिल गया था जो मुझसे कभी छीन लिया गया था। अपने आलीशान महल में दिलकश के साथ मैं शिफ्ट हो गया और दिलकश की बेटी को मैंने अपनी बेटी मान लिया था। उससे नफरत करके मैं कर भी क्या लेता, उसका तो कोई कसूर नहीं था। और वैसे भी बेटियां तो सबकी होती हैं, अपना पराया क्या। एक नई शुरुआत, एक नया इम्तिहान। इस तरह जुल्म की वह काली रात खत्म हुई और इंसाफ का सवेरा मेरे और दिलकश की जिंदगी में आया। मेरी जिंदगी एक बार फिर उसी जगह पर आ गई थी जहां मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ा था। एक आलीशान महल का मालिक जिसमें मेरा और मेरे प्यारों का हक था। हमने नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन यह नई शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। मेरे दिल में गहरे जख्म थे जिनका भरना शायद जिंदगी भर मुमकिन न था। मैंने दिलकश और उसकी बेटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था, लेकिन गुजरे हुए कल के साए मुझे अब भी डराते थे। मेरी पत्नी दिलकश, जो अब मेरी जीवन साथी और इस घर की मालकिन थी, उसने अपनी मासूमियत और वफादारी से मेरे दिल के जख्मों पर मरहम लगाया। उसने अपनी बेटी को मेरी बेटी का नाम दिया और उसके लिए वह प्यार और इज्जत दिखाई जो किसी भी माँ के लिए नामुमकिन सा था। मैंने बच्ची को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में रोहन की बजाय दिलकश की मासूमियत और शर्मिंदगी देखी। उस दिन से मैंने फैसला किया कि इस बच्ची के साथ वही सलूक करूंगा जो एक बाप अपनी बेटी के साथ करता है। मैंने उसे अपने खून की बेटी मान लिया और उसका नाम इजेल रखा, जिसका मतलब चांद की रोशनी है। उसने वाकई मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी ला दी थी। करण काका की कहानी और एक अनोखी सलाह। एक शाम मैं अपने पुराने नौकर करण काका के साथ लॉन में बैठा था, जो मेरी खुशियों के खामोश गवाह थे। वह हमेशा से मेरी वफादारी में खड़े रहे थे। उन्होंने कहा, साहब, मेरी किस्मत में आपकी कामयाबी देखना लिखा था। मुझे यकीन था कि आप एक दिन अपना हक जरूर हासिल करेंगे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे पूछा कि वह और कृष्णा भाभी मेरी मदद के बिना कैसे गुजारा कर रहे थे। करण काका ने एक लंबी आह भरी और कहा, साहब, हमने अपने बेटे कौशल को पढ़ाने के लिए सारी जमा पूंजी लगा दी थी। वह भी इंजीनियर बन गया है, लेकिन आज भी उसे नौकरी नहीं मिली। हम फिक्रमंद हैं कि वह अपने पैरों पर कब खड़ा होगा। मैंने करण काका को तसल्ली दी और उनसे कहा कि फिक्र न करें, मैं उनके बेटे को नौकरी दूंगा। उसी रात मैंने कौशल को फोन किया और अगले दिन उसे दफ्तर आने को कहा। मैंने उसकी पढ़ाई और हुनर का जायजा लिया और उसे अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर मुकर्रर कर दिया। इससे करण काका की आंखों में खुशी की चमक आ गई।
नए किरदारों का परिचय और एक नया मोड़। जिंदगी नॉर्मल हो रही थी कि एक दिन अचानक एक नया किरदार मेरी जिंदगी में दाखिल हुआ। एक नई सिक्योरिटी एजेंसी जिसका नाम ट्रुथ फाइंडर्स था ने मेरी कंपनी की सिक्योरिटी संभाल ली। उनकी मालकिन एक महिला थीं जिनका नाम ईशा सिंह था। वह एक बहादुर और बहुत ही खास शख्सियत की मालकिन थीं। उनका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा, जैसे मैंने उन्हें पहले भी कहीं देखा था। ईशा सिंह की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बहुत से राज छिपा रही थी, जो मेरे दिल में जानने की ख्वाहिश पैदा कर रही थी। मैंने उन्हें एक दिन अपने दफ्तर में चाय पर बुलाया और उनसे उनके काम और जिंदगी के बारे में बात की। बातचीत के दौरान पता चला कि वह भी मेरी कहानी से बहुत प्रभावित थीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मीडिया में मेरी कहानी पढ़ी थी और उससे उन्हें इंसाफ के लिए लड़ने की हिम्मत मिली थी। उस वक्त उनके चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी, जैसे वह भी किसी गहरे दुख से गुजर रही हों। मुझे उनकी कहानी जानने की ख्वाहिश हुई। एक दिन उन्होंने मुझसे मुलाकात की और मुझे अपनी सच्ची कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उनके पिता एक मशहूर वकील थे, लेकिन एक दिन उनका कत्ल हो गया। यह कत्ल उनके बाप की भतीजी प्रियंका ने अपने पति विकास के साथ मिलकर किया था। वह एक दौलतमंद शख्स था जिसने प्रियंका को मजबूरी में शादी करने के लिए मजबूर किया और उनकी तमाम दौलत पर कब्जा कर लिया था। वह यह सब कुछ देखती रही, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह दोनों ताकतवर थे। लेकिन फिर उन्हें मीडिया से मदद मिली और उन्होंने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। इंसाफ के लिए उनकी लड़ाई में उन्हें सच्चाई और इंसाफ की तलाश करने वाले लोगों का एक ग्रुप मिला। उनकी मदद से उन्होंने अपने पिता के कत्ल का बदला लिया और उन्हें अदालत से सजा दिलवा दी। इस वाकये के बाद उन्होंने अपनी एक एजेंसी बना ली जिसका नाम ट्रुथ फाइंडर्स था। प्यार का दूसरा मौका और एक पुराना दुश्मन ईशा सिंह से मिलने के बाद मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। मैंने उनकी कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दिया और हमारा रिश्ता प्रोफेशनल से आगे बढ़कर दोस्ती में बदल गया। दिलकश भी इस दोस्ती से खुश थी, लेकिन फिर एक दिन दिलकश को पेट में तकलीफ हुई और जब मैं उसे अस्पताल ले गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि वह दोबारा मां बन सकती है। यह खबर मेरे लिए किसी चमत्कार से कम न थी। दिलकश भी बहुत खुश थी। उसने कहा कि शायद यह भगवान की तरफ से एक और मौका है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। यह खबर सुनकर मेरी खुशी की कोई हद न रही और मैंने दिलकश को गले लगा लिया और हम दोनों बहुत खुश हुए। मैंने यह खबर ईशा सिंह को भी सुनाई तो वह भी बहुत खुश हुई। उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि यह एक बहुत ही खूबसूरत चमत्कार है और मुझे इस चमत्कार की कद्र करनी चाहिए। मुझे उनसे बहुत लगाव हो गया था और मैंने सोचा कि मैं अपनी खुशी का इजहार उनके साथ भी करूं, तो मैंने उन्हें खाने पर बुला लिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इस मुलाकात का मेरी जिंदगी पर कितना असर पड़ेगा। खाने के दौरान मैंने ईशा सिंह को अपने दिल की बात बताई। मैंने उन्हें कहा कि मैं उनकी बहादुरी और सच्चाई से बहुत प्रभावित हूं और मैं उनसे प्यार करने लगा हूं। ईशा सिंह ने कहा कि वह भी मुझे पसंद करती थीं, लेकिन वह गुजरे हुए दुखों की वजह से डरती थीं। उनका पिछला वक्त बहुत दर्दनाक था और वह फिर से किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती थीं। लेकिन मेरा दिल मेरी बात पर अड़ा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा, ईशा, मैं तुम्हारे पिछले कल को समझता हूं और मैं तुम्हें किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें खुश रखूंगा और तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। उनके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, आर्य, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन क्या तुम्हारी पत्नी दिलकश को हमारी इस मोहब्बत से कोई मसला तो नहीं होगा? मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा, नहीं, वह बहुत अच्छी है और वह मेरी खुशी में खुश है। और फिर एक दिन मैंने अपने पुराने दुश्मन रोहन को देख लिया। वह जेल से फरार हो चुका था और किसी और नाम से मेरी कंपनी में नौकरी कर रहा था। वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था और मेरे कारोबार को तबाह करना चाहता था। मैंने फैसला किया कि मैं उसे दोबारा अदालत में पेश करूंगा और उसे उसके गुनाहों की सजा दिलवाऊंगा ताकि वह किसी और की जिंदगी तबाह न कर सके और वह अपनी जगह पर वापस जा सके, जो अब जेल में थी।